ये गांधी और जिन्ना, ये दोनों अंग्रेजों के दलाल थे, और आप उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। पाकिस्तान में जिन्ना को बाबा ए कौम कहते हैं। दोनों बिल्कुल बदमाश। मैंने इन सबको कातिल कहता हूँ। अंग्रेज क्यों हिंदुस्तान आए थे? कोई पिकनिक करने तो आए नहीं थे। जैसे गांधी बिकेम ब्रिटिश एजेंट, वैसे सुभाष चंद्र बोस बिकेम जैपनीज एजेंट। उनका एक कहना था कि एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड। किसी बंगाली से को तुम नाराज हो जाता है। मैंने कई बंगालियों से कहा कि तुम जैपनीज पपट था। सन 47 में बंटवारा हुआ जो बिल्कुल फ्रॉड था। पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, इट इज अ फेक कंट्री। उन्होंने ये बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम इस देश के वो हिंदुओं का लिहाज करके गाय ना काटें। दुनिया गाय खाती है, बीफ खाती है, वो सब बुरे लोग हैं। आप ही साधु संत हैं। मगर गांधी जी की वजह से ऐसा भारत बना जो कहने को तो आजाद है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, उस पर भी आऊंगा मैं। जैसे गौहत्या की बात की, आप बोलने नहीं देंगे। अच्छा, आपके साथ ये दिक्कत है, आप किसी को नहीं बोलने का। अच्छा नहीं आप बताएं। भरे हुए इतने, कोई ना बोले, आप बस। समाधान है क्रांति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू जी हैं। काटजू जी को हम कई तरीकों से जानते हैं। आपके बयान बहुत सारे वायरल होते रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि काटजू जी जो नफरत फैलाने वाले हैं उनको डंडे से मारने की बात करते हैं। 90% जनता को बेवकूफ़ कहते हैं हमारे देश की। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि सर ये भी कहते हैं कि हमारे जो हायर कोर्ट के जजेस हैं उसमें से 50% करप्ट लोग हैं। तो सर इन इतने सारे जो अल्फा मेल वाली पर्सनैलिटीज़ हैं सर, उसके बाद में उसके बीच में एक चीज़ और निकल के आती है कि आप फेसबुक पर जो लड़कियां हैं उनको गाने भी डेडिकेट करते हैं। तो एक वो जो सर का कोमल हृदय है वो भी दिख जाता है। तो सर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप जो आपकी पर्सनैलिटी की इतनी जो रेंज है सर, उसको कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि एक लगता होगा ना आपको अंदर से कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी पब्लिक में एक इंटेलेक्चुअल की इमेज बनी है, आप जज रहे हैं, तो उसको कहीं आपको ये नहीं लगता सर? कैसे मैनेज करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं बस समझना चाहता हूँ कि आप मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, मैंने इस तरीके से करते हैं कि मेरा बस एक ही उद्देश्य है, भारत से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, स्वास्थ्य लाभ अभाव, ये सब दूर हो। ये राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए। बस इसी पे सारा केंद्रित है। बाकी जितनी चीजें मैं कहता हूँ वो सब इसी से मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। एक चीज मैं आपके नजरिए से समझना चाहता हूं। आपका एक बयान जो था कि 50% से के आसपास जो हायर कोर्ट में जजेस हैं सर, वो आपका एनालिसिस है कि वो करप्ट हैं। तो आपने अपने सर्विस के दौरान ऐसा क्या महसूस किया, क्या देखा, और क्या जनता को जानना चाहिए जो बैकडोर से चलता है लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है? देखिए, ये मैंने नहीं कहा था, ये शांति भूषण जो भारत के विधि मंत्री थे और बहुत बड़े वकील थे, अभी उनका देहांत हुआ, उन्होंने एक हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, शायद 2009 में, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से 8 तो निश्चित तौर पे करप्ट हैं, 2 के बारे में कोई स्पष्ट नहीं है, करप्ट भी हो सकते हैं, ईमानदार भी हो सकते हैं, और 6 ईमानदार हैं। ये उन्होंने उनके नाम दिए वो जजेस एक सील्ड एनवेलप में। तो ये तो शांति भूषण साहब ने कहा 2009 में। उसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भरूचा से उन्होंने शायद 2000 में कहा कि 20% हाई कोर्ट जजेस आर करप्ट। तो ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा हुआ है। कैसे करप्शन होता है सर जजेस में, या फिर कैसी चीजें होती हैं, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, जो नैतिक स्तर गिर गया है पूरे समाज में, तो जजेस में भी गिरेगा। जजेस क्या आसमान से टपकते हैं? समाज से ही आते हैं। तो समाज में बुराइयां आएंगी तो जुडिशरी में भी बुराइयां आएंगी। तो जब नैतिक स्तर गिर गया है सन 47 के बाद, धीरे धीरे गिरता गया, तो फिर स्वाभाविक है कि न्यायपालिका में भी गिरेगा। जजेस समाज के ही हिस्सा तो हैं। जी जी जी।
अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर कि ये जो नैतिक स्तर गिरने की बात की है, हमने बहुत सारा क्रिटिसिज्म ऐसे भी सुना है जजेस का, जिसमें ये है कि भाई पोस्ट रिटायरमेंट जो जॉब्स हैं या जो बेनिफिट्स हैं, उनकी लालसा में बहुत सारे जजेस ऐसे डिसीजंस लेते हैं। और हमने देखा भी है कि हमारे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी आरोप लगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही है, बहुत सारे ऐसे हुए हैं। मैं खुद मुझे रिटायर्ड हुआ मैं सुप्रीम कोर्ट से 2011 में। उसके बाद मैं चेयरमैन प्रेस काउंसिल हुआ 3 साल। तो ऐसा नहीं है कि सभी वो लालच में आके ऐसा करते हैं, मगर कई करते हैं। और कई जैसे गोगोई था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आप जानते हैं उनके बारे में कितने गड़बड़ आदमी थे, लड़कियों के साथ छेड़खानी की, उनकी तमाम किस्से हैं। और उनको राज्यसभा भेज दिया। हाँ, राज्यसभा में बना दिया गया क्योंकि उन्होंने वो प्रिसाइड किया, वो जो बेंच अयोध्या वर्डिक्ट। उसी पर आ रहा था मैं कि हाँ, उनके नाम के साथ में अयोध्या वर्डिक्ट जुड़ा हुआ है। एज अ जज आपको क्या लगता है सर कि क्या ये जो अयोध्या का फैसला था वो सही था? बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। उसी फैसले में एक तरफ तो लिखा हुआ है कि वो बाबरी मस्जिद को गिराना एक अपराध था, क्राइम, फैसले में लिखा। तो अगर क्राइम था तो फिर जिसका था उसको लौटाओ, मगर आपने दे दिया, जिन्होंने गिराया उनको दे दिया। ये अजीब चीज है कि सारी रीजनिंग तो एक तरफ जा रही है और कंक्लूजन बिल्कुल उल्टी तरफ जा रहा है। बिल्कुल बेमानी का फैसला था। ये कोई न्यायपालिका है जो 20-25 साल लगा रही है एक केस डिसाइड करने में, कि मजाक हो गया। तो सर ये इसका वे आउट क्या है फिर? वे आउट नहीं है, कई कैंसर का इलाज नहीं है, कई बीमारियों का इलाज नहीं है, वो इनक्योरेबल डिजीज है। इंडियन जुडिशरी मेरे अनुसार इज बियॉन्ड रिडेम्पशन, इसका कोई इलाज नहीं। अगला सवाल मेरा थोड़ा सा आपसे ये है कि जिस पर मेरी असहमति रही है बहुत वक्त तक, कि गांधी जी को आप ब्रिटिश एजेंट आपने कहा, ऑब्जेक्टिव एजेंट कहा आपने, क्यों कहते हैं आप और क्या लॉजिक है? देखिए, 2 कारण हैं, हम आपको ज़रा थोड़ा सा वक्त दीजिएगा समझा देना। ये ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ। ये 1857 जो बगावत हुई, उसमें हिंदू मुसलमान साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़े थे। उस बगावत को दबाने के बाद फिर अंग्रेज़ों ने नीति बनाई कि एक ही तरीके से हिंदुस्तान पे कंट्रोल रह सकता है, वो है डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम में लड़वाओ आपस में। वही पॉलिसी चली आ रही थी। अब गांधी जी पे आप आइए। गांधी जी पहले 20 साल उन्होंने वकालत साउथ अफ्रीका में, फिर 1915 में वो भारत में आए। और जैसे आप जानते हैं उनका कत्ल हुआ था 1948 में। ये 32 साल जो गांधी जी रहे हिंदुस्तान में, उनकी स्पीचेस और उनके आर्टिकल्स आप पढ़िए, जो आपको मिल जाएंगे, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन है, कई वॉल्यूम। क्या कहते हैं गांधी जी ओपनली पब्लिक स्पीचेस में? वो प्रचार करते हैं रामराज का, वो प्रचार करते हैं गोरक्षा का, वो प्रचार करते हैं जात व्यवस्था, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे कास्ट सिस्टम पे वो। और ब्रह्मचर्य, हिंदू आइडिया। देखिए, आप साधु महात्मा हो तो अपने आश्रम में जो चाहें कहिए, मगर आप जब पब्लिक लाइफ में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, एंड यू आर इंजेक्टिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स। और उस वक्त आप समझिए यूनाइटेड इंडिया था। आज तो 15% मुसलमान हैं, तब 25-30% मुसलमान होंगे, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। आप पब्लिक स्पीचेस में ये हिंदू आइडियाज प्रोपोगेट कर रहे हैं, एंड लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, क्या असर पड़ेगा मुसलमान के माइंड पे? क्या वो ऐसी पार्टी में रह सकता है जिसका लीडर दिन रात यही प्रचार कर रहा है कि वो भागेगा मुस्लिम लीग की तरफ? और जो हुआ, देखिए क्या उसका क्यों किया गांधी जी ने, उसका वजह ये थी, उस टाइम पे 1915 में कांग्रेस पार्टी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स थी, बुद्धिजीवियों की पार्टी थी। मैथ सपोर्ट नहीं था। तो मैथ सपोर्ट पाने के लिए गांधी जी ने सोचा कि धर्म का इस्तेमाल किया जाए। तो आपने धार्मिक विचार तो डाले, उससे मैथ सपोर्ट आया, मगर हिंदू मैथ सपोर्ट, कांग्रेस मुसलमान कैसे ज्वाइन करेगा ऐसा पार्टी जिसका नेता यही कि गोरक्षा और जात व्यवस्था और रामराज यही बात करता जा रहा है? तो इस पे एक किताब लिखी है H.M. सीरवई, बहुत बड़े वकील हैं। उसका किताब का नाम है पार्टीशन ऑफ इंडिया, लीजेंड एंड रियलिटी जी। उसमें सीरवई साहब ने कहा कि गांधी आइडियाज डायरेक्टली लेड टू पार्टीशन। जब लीडर ऑफ अ पार्टी यही दिन रात, देखिए 1917 में जिन्ना सेकुलर आदमी था, पेट्रियोटिक था, उस टाइम कम्युनल नहीं था जिन्ना।
बल्कि ही वाज नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और लखनऊ पैक्ट उसने करवाया। वो दोनों पार्टीज में था, कांग्रेस में भी था और मुस्लिम लीग में भी था। मगर जब गांधी जी यही सब करने लगे तो मतलब आधुनिक विचार का आदमी तो उसने कहा ये सब क्या करना है, उसको भागना पड़ा और वो चला गया इंग्लैंड में वकालत की कई साल। तो सर 1948 में जो हत्या हुई गांधी जी की, उसमें भी तो यही कहा गया कि ये आदमी ढंग का हिंदू नहीं है, मुसलमानों की बात करता है बहुत ज्यादा। ये कहने से नहीं ये जानता। तो मतलब सर जान दे दी अब, और कैसे अरे साबित जान, मैं क्या रहा हूँ वो आपने सुना नहीं, आप बस 1948 में आ गए। नहीं, मैं ये लोग बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, उस पर भी आऊंगा मैं, जैसे गौ हत्या की बात की। आप बोलने नहीं देंगे, अच्छा आपके साथ ये ठीक दिक्कत है। है, आप किसी को नहीं बोलने का। अच्छा नहीं, आप आप बताएं। भरे हुए हैं इतने, कोई ना बोले, आप बस रोहित उपाध्याय बोले और दुनिया में कोई ना नहीं बोले। सर, आप बोलिए। अब लोग कहते हैं कि 1948 में गांधी जी तो गए थे नोआखाली, वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी उन्होंने। तो मैंने कहा कि देखो, पहले तो तुम घर में आग लगाओ, 32 साल तुम प्रचार कर रहे हो, हिंदू आइडिया प्रोपोगेट कर रहे हो, जिससे अंग्रेजों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, उसको मदद नहीं मिल रही है। जब आप हिंदू आइडिया प्रोपोगेट कर रहे हैं एज अ लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या वो आगे नहीं बढ़ रही है अंग्रेजों की पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल? तो इससे क्या वो ब्रिटिश एजेंट नहीं होते हैं ऑब्जेक्टिवली? यू आर डूइंग द वर्क। ब्रिटिश एजेंट का मतलब ये नहीं कि पैसा पा रहे हैं अंग्रेज से, तो ब्रिटिश एजेंट का मतलब अंग्रेजों का काम कर रहे हैं, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की हिंदू मुसलमानों में और बंटवारा करो और नफरत फैलाओ। क्या उनकी भाषणों से और लेखों से ये नहीं हो रहा है? और डिवाइड हो रही है सोसाइटी बिकॉज यू आर प्रोपोगेटिंग हिंदू आइडियाज। अब नोआखाली चले गए और कहा अरे साहब दोस्ती होनी चाहिए, अमल चैन होना चाहिए, हिंदू मुसलमानों में प्रेम होना। पहले तुम घर में आग लगाओ, और भड़बड़ा के जब जल रही है तो तुम पानी छिड़क के नाटक कर रहे हो। तुमने पहले आग क्यों लगाई घर में? इतने साल तुम 32 साल तुम आग लगाते जा रहे हो। इनके इनके भाषण पढ़िए और आर्टिकल मैंने, अगर आप देखिए, एक काम करिए, गूगल पे जाइए और उस पर टाइप करिए काटजू गांधी। जी मैंने पढ़े हैं कम से कम 10-12 आपको आर्टिकल मिलेंगे। जैसे एक आर्टिकल है गांधी एंड कास्ट, मैंने कम से कम 20 कोटेशन गांधी के दिए जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम को बड़ा जबरदस्त सपोर्ट किया। जी। बाद में चल के थोड़ा सा वो हरिजनों के फेवर में हो गए, अदरवाइज ही ऑलवेज सपोर्टेड कास्ट सिस्टम। तो कैसे मुसलमान ऐसी पार्टी में आए? आप फिर डिवाइड नहीं कर रहे हैं बिल्कुल इंडियन सोसाइटी? मैं आपकी बात से बिल्कुल सर। दूसरी सुनिए, एक तो गांधी वॉज एन ब्रिटिश एजेंट ऑब्जेक्टिवली बिकॉज he served the British policy of divide and rule by injecting religion into politics. And continuously 32 years he is preaching Hindu ideas of caste system, cow protection, ब्रह्मचर्य। ठीक है सर, ये सब। मैं आपकी बात से और सहमत हूं। दूसरी बात सुनिए, दूसरी तरीके कैसे उन्होंने, क्यों मैं उनको ब्रिटिश एजेंट कहता हूँ। देखिए, अर्ली 20th सेंचुरी में एक सशस्त्र आंदोलन शुरू हो गया था अंडर भगत सिंह और सूर्या सेन जो बंगाल के थे, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह वगैरह। ये देखिए, क्योंकि असल जो होता है, असल आज़ादी की लड़ाई होती है सशस्त्र लड़ाई। क्यों? देखिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान पे कब्जा किया, उसके लिए बहुत खून बहाना पड़ा उनको। बैटल ऑफ प्लासी में लड़ा, म्यूटिनी में लड़े, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। तो क्या गांधी जी के इस पे उपवास करने पे, भूख हड़ताल करने पे क्या अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ देंगे? या सत्याग्रह करने पे? जो अमेरिका पे अंग्रेजों के कब्जे में था, आज़ादी के लिए अमेरिकन को लड़नी पड़ी लड़ाई हथियारों के साथ। कॉन्टिनेंटल आर्मी रेस करनी पड़ी अंडर जॉर्ज वॉशिंगटन, तब जाके अंग्रेज़ों को भगाया अमेरिका से। क्या वो भूख हड़ताल से भाग जाते हैं अंग्रेज, या गुलदस्ता उनको या लॉलीपॉप देने से भाग जाते हैं? आपको असल आज़ादी जो होती है सशस्त्र आज़ादी होती है। क्योंकि जो आप पे जो आपका रूलर हो गया है, विदेशी आके अपनी फौज से उसने कब्जा कर लिया आपके देश पे, बड़ा खून बहा के, वो कभी नहीं छोड़ेगा जब तक वो हथियारों से नहीं भगाया जाए। तो फिर तो आप तो सर, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। तो ये सशस्त्र आंदोलन, आज़ादी आंदोलन शुरू हो गया था अंडर हिंदुस्तानी क्या क्रांति आर्मी या क्या जी HRA वगैरह जो बने थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, उधर बंगाल के क्रांतिकारी सूर्या सेन, खुदीराम बोस वगैरह, शुरू हो गया। मगर
अंग्रेज उससे घबरा गए, तो वो गांधी को ले आए, और गांधी जी ने क्या किया, जो जो सही आज़ादी आंदोलन था जो भगत सिंह वगैरह चला रहे थे, वहाँ से उसको डाइवर्ट कर दिया, हटा दिया टुवर्ड्स नॉनसेंसिकल डायरेक्शन। ये सत्याग्रह और भूख हड़ताल और क्या नाम है, सॉल्ट मार्च, ये सब नाटकबाजी वहाँ से डाइवर्ट कर, जो जेन्युइन मूवमेंट चल रहा था, जो आगे अगर वो बढ़ जाता आगे, तो वो असल एक क्रांतिकारी एक आंदोलन हो जाता आज़ादी का, जी और तब जाके जो भारत को आज़ादी मिलती, तो उससे वास्तव में बहुत भारत की प्रगति होती। मगर गांधी जी की वजह से ऐसा भारत बना जो कहने को तो आज़ाद है, मगर असल आज़ादी होती है भूख से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी, बीमारियों से आज़ादी, गैर बराबरी से, जातिवाद अच्छी से। शिक्षा, जी अच्छी शिक्षा के अभाव जी से आज़ादी, यानी रियल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है सर। वो दिलाया गांधी जी ने। जी अरे क्या परिस्थिति है आज हिंदुस्तान की, हर दूसरा बच्चा, देखिए आपको मालूम होना चाहिए, आज भी हर दूसरा बच्चा कुपोषित है, ही सफर्स फ्रॉम malnutrition। ये अगर आप गूगल पे जाइए और टाइप करिए चाइल्ड malnutrition इन इंडिया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इतनी इन्हें हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। बेरोजगारी का आलम क्या है कि 12 मिलियन 1.2 करोड़ युवा हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं, मगर नौकरियां कितनी हैं, सिर्फ 500,000। तो बाकी 11.5 मिलियन कहाँ जाते हैं युवा? कोई हॉकर बन जाता है, स्ट्रीट वेंडर, बाउंसर, स्टिंगर, क्रिमिनल, बेगर, सुसाइड, लड़कियां प्रोस्टिट्यूट्स। एक चपरासी की नौकरी गवर्नमेंट एडवर्टाइज करती है, हज़ारों एप्लीकेशन आती हैं जिसमें बहुत सारी पीएचडी, एमबीए, एमएससी इंजीनियर्स भीख मांग रहे हैं एक चपरासी की नौकरी के लिए। ये आपके बेरोजगारी का आलम, ये गांधी जी का देन है, क्या आज़ाद कराया देश को। और कीमतें क्या हो गई, आसमान छू रही हैं। आटा दाल जो आम गरीब आदमी खाता है, वो भी कैसे जी रहा है मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा। और ये जो स्वास्थ्य अभाव है, हेल्थ केयर, यानी आप समझिए कि वैसे तो आप दिल्ली में कई बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, फोर्टिस है, मैक्स है, अपोलो है, मेदांता है, मगर बहुत महंगे हैं, आम आदमी जा ही नहीं सकता। तो कहाँ जाता है आम आदमी? वो जाता है क्वैक्स के पास, जिसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, कोई डिग्री पे नहीं, फर्जी डॉक्टर। क्या करें, और असल डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकता। जी तो आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट चले जाइए, दिल्ली में कहते हैं प्रीमियर, बहुत मुश्किल। वहाँ लगेगा रेलवे स्टेशन, भीड़ बैठी है, हजारों लोग, बेचारे कुछ पूछने वाला नहीं, और उसके सामने सफदरजंग हॉस्पिटल, उसका भी यही हाल। ये गांधी जी की देन है, ऐसा हिंदुस्तान आपको आज़ादी दे दी है कि आप ने रियल फ्रीडम इज इकोनॉमिक फ्रीडम, ये पॉलिटिकल फ्रीडम इज नो फ्रीडम। ठीक है सर, थोड़ा सा वापस पीछे आते हैं सर, कि जैसे आपने सशस्त्र क्रांति की बात की सर, तो आप ये भी कहते हो कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो ज्यादा उतावले हो गए, बहुत एम्बिशियस हो गए, वो हालांकि वो सशस्त्र क्रांति को सपोर्ट कर रहे थे, उसके सपोर्ट के लिए हिटलर नहीं के कर पास रहे, गए थे वो। नहीं, सब झूठ है। जी देखिए मैं आपको बताऊं, सुभाष चंद्र बोस बिकेम अ जापानीज एजेंट। जैसे गांधी बिकेम अ ब्रिटिश एजेंट, वैसे सुभाष चंद्र बोस बिकेम अ जापानीज एजेंट। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए शुरू में जब युवा थे सुभाष चंद्र बोस, तब तो वो देशभक्त थे। उन्होंने आईसीएस छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, और देश की आज़ादी के लिए आ गए। मगर धीरे धीरे वो बहुत एम्बिशियस हो गए, और खासकर जो प्रेसिडेंट कांग्रेस के हुए उसके बाद गांधी जी ने उनको हटा दिया, हरिपुरा कांग्रेस 1938 के बाद। तो वो साइडलाइन हो गए, तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वो पहले चले गए जर्मनी, वो हिटलर से उन्होंने दोस्ती करना की कोशिश की, जो हिटलर जिन्होंने कितने लाखों यहूदियों का कत्ल कर दिया था, हिटलर और हिमलर से मिले, जी उनसे दोस्ती करनी चाहिए। फिर वहाँ दाल नहीं गली तो चले गए जापान सबमरीन पे, और वहाँ उनका एक कहना था कि एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड। तो जर्मनी और जापान ये अंग्रेज़ों के दुश्मन हैं, और हमारे भी दुश्मन अंग्रेज़ हैं, तो इसलिए जर्मनी और जापान हमारे दोस्त हैं। ये लॉजिक थी, यही तो लॉजिक थी ना। देखिए ये कहना कि एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड, ये कोई एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं। अगर उससे आपको कुछ फ़ायदा हो तब तो करिए। अब जापानियों ने इनको यूज़ किया, और
जापानी लोग उस टाइम, आज के जापानी नहीं है, वो तो इम्पेरियलिस्ट थे, फैसिस्ट थे बिल्कुल। क्या क्या जुल्म किए उस वक्त उन्होंने। तो वो हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेते इनको, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को यूज़ करके। तो आप समझते क्या हिंदुस्तान को आज़ादी दे देते? नहीं, वो इसको अपना उपनिवेश बनाते, कॉलोनी। और अंग्रेज़ों से भी ये बुरा हाल लूटने के लिए आए थे। देखिए जापानीज क्यों एक्सपैंड कर रहे थे। देखिए आपको थोड़ा इकोनॉमिक समझना होगा। जब एक मुल्क का इंडस्ट्रियलाइजेशन एक लेवल तक पहुंच जाता है तो इट टेंड्स टू बिकम इम्पीरियलिस्ट। जैसे अंग्रेज़ क्यों हिंदुस्तान आए थे? कोई पिकनिक करने तो आए नहीं थे। उनको चाहिए थे अपने जो इंडस्ट्री ग्रो करी उसके लिए मार्केट्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इसलिए हिंदुस्तान में आए। इसी तरह जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो गया था आफ्टर मेजर रेस्टोरेशन ऑफ 1868, तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, उनको मार्केट्स और रॉ मटेरियल चाहिए था। पहले तो उन्होंने कोरिया और मंचूरिया सब कॉन्कर किया, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट। वो और एक्सपैंड करना चाहते थे, तो राइट अप टू इंडिया, इंडिया को अपना कॉलोनी बनाना चाहते थे। अगर वो कॉन्कर कर लेते, मानिए 1 मिनट के लिए आप मानिए जापान इंडिया को कॉन्कर कर लेते, तो आप समझते हो आज़ादी देते? नहीं, वो या तो वो नेताजी को बम्प ऑफ कर देते, उसका उपयोग पूरा हो गया है, यूटिलिटीज ओवर, उसको शूट करके ख़त्म कर देते, और या उसको अपना पपेट बना देते। जैसे वो मंचूकुओ में बनाया था उन्होंने, लास्ट चाइनीज एम्परर को जापानी ने पपेट बनाया था। सुभाष चंद्र बोस में कुछ नहीं था। वो तो देखिए ही वॉज एम्बिशियस मैन एंड ही वॉज बीइंग यूज्ड बाय जापानीज। आज़ाद हिंद फौज, वहाँ के लोकल इंडियंस को लेके उन्होंने एक रैग टैग आर्मी बनाई। नेताजी कहते हैं मगर जहाँ जापान ने सरेंडर किया 1945 में, वहाँ ये भी भाग खड़े हुए। अरे तुम गुरिल्ला वॉर करते हैं जैसे चाइनीज ने अगेंस्ट जापानीज किया था जी। जापान के, यानी आप टोटली डिपेंडेंट ऑन जापानीज। जापानीज आपको हथियार दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जापान ने सरेंडर किया, आपने भी सरेंडर, आप भाग खड़े हुए। देयर वाज नथिंग इन द मैन। ठीक है, ठीक। वो कोई किसी बंगाली से कोई तो नाराज हो जाता है। मैंने कई बंगालियों से कहा कि तो जापानीज पपेट था, तो बिगड़ जाते हैं जापानी लोग। तो सर एक चीज़ ये बताइए मुझे कि जैसे जो मेरे मन में सवाल है वो मैं आपसे पूछ रहा हाँ हूँ। जरूर। गांधी जी की का एक मैं किताब पढ़ रहा था, गांधी जी ऑन हिंदुइज्म। तो उसमें एक जगह उन्होंने ये बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम इस देश के वो हिंदुओं का लिहाज करके गाय न काटें। तो आपको नहीं लगता है कि सर, क्योंकि उस समय बहुत बिखरा हुआ देश था, उसमें हो सकता है गांधी जी को लगा हो कि भाई ठीक है, एक हिंदुइज्म ही है जो इन सबको जोड़ सकता है, और उनका जो हिंदुइज्म था वो आपको नहीं लगता कि वो थोड़ा इंक्लूसिव वाला था कि भाई प्रार्थना में वो मुसलमानों को भी बुलाते थे, ईसाइयों को भी बुलाते थे, और कभी उन्होंने अलग करने की, एकता की ही बात की? गाय काटने में क्या एक चीज है, पहले इस पे आइए, गाय काटने में क्या बुरा है? दुनिया गाय खाती है, बीफ खाती है, वो सब बुरे लोग हैं। आप ही साधु संत हैं। मैं खुद, अरे बोलने या तो आप कहिए, मत बोलिए, आप ही बोलिए। मैं इंटरव्यू में, मैं आप दे रहे हैं इंटरव्यू, मैं तो नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बताइए सर। देखिए मैं खुद बीफ खाता हूँ, जहाँ पे कानूनन वर्जित नहीं है। जैसे केरला जाता हूँ, गोवा जाता हूँ, मैं खाता हूँ, कोई बुरी चीज़ नहीं। दुनिया खाती है, अमेरिका खाता है, यूरोप खाता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन, सब खाते हैं। आपके देश में केरल, गोवा, नॉर्थ ईस्ट के लोग, तो वो सब बुरे हैं। आप ही साधु संत हैं। और गाय माता कैसे हो सकती है? आप गोमाता कर रहे हैं। कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? आपके खोपड़े में भेजा है कि गोबर भरा हुआ है? कुछ लोग कहते हैं साहब वो दूध देती है इसलिए गोमाता है। हमने कहा दूध तो भाई बकरी भी देती है, उसका भी पीते हैं लोग, भैंस का भी पीते हैं लोग, कुछ लोग ऊँट का पीते हैं, कुछ तिब्बत में याक का पीते हैं, तो वो भी देवी देवता हो गए। कुछ लोग बोले कि ये सब हमारे संस्कृति का हिस्सा है। तो मैंने कहा हमारे संस्कृति में अच्छी भी चीज़ें, बुरी भी चीज़ें। आपकी संस्कृति में जातिवाद भी है, तो वो उसको आपको मेंटेन करना है, चलाना है, आगे बढ़ाना है। क्योंकि आपकी भाई जो संस्कृति में अच्छी चीज़ें हैं वो ज़रूर उसको आगे बढ़ाओ, मगर जो कई बुरी चीज़ें उनको रिजेक्ट करिए। तो ये ना कहिए कि आप जो भी हिंदू संस्कृति में हम उसको रखे रहेंगे, बेवकूफ़ी की बात है। जानवर प्रेम का सर, गांधी जी के मुताबिक इससे बड़ा उदाहरण कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलता है ये कि जानवर प्रेम के, देखिए मजाक मत करिए। देखिए इंसान और जानवर को बराबर मत मानिए। जी जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर कि गौ हत्या, गायों के नाम पर इंसानों की हत्या वो कहीं से भी जायज नहीं है। मैं बस आपसे समझना चाह रहा हूं सर, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है और आपकी रिसर्च। मैंने आपको बताया कि ये कहना कि गाय न काटा जाए, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। ये प्रतिक्रिया वाली विचार है।
क्यों ना काटा जाए? जानवर है, दुनिया खाती है बीफ। ठीक है सर, अब मेरे बकरा काटा जाए, भैंस काटा जाए, गाय ना काटा जाए। ठीक है सर, वो आप बात हो गई। मेरा जो दूसरा सवाल था कि जो उनका गांधी जी का जो हिंदुइज्म था, आपको नहीं लगता सर वो थोड़ा इंक्लूसिव था और उनको उस समय हो सकता है महसूस हुआ हो, क्योंकि उन्होंने बांटने की बात तो की नहीं, और बंटे ना इसीलिए कहा जाता है कि उनकी हत्या भी हुई सर। आप हिंदुइज्म फैला क्यों रहे हैं? आप जब पॉलिटिक्स, या तो पॉलिटिक्स में मत आइए, आप साधु संत से अपने आश्रम में हिंदुइज्म की बात करिए। एक बार आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है। उस वक्त यूनाइटेड इंडिया में कम से कम 25-30% आबादी मुसलमान थी। आज तो 15% रह गई, क्योंकि बाकी चली गई पाकिस्तान और बांग्लादेश में। आप वहाँ पे आप हिंदुइज्म क्यों बात कर? पॉलिटिक्स में आके आप बात करिए, इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करिए, कैसे पॉवर्टी अबॉलिश की जाए, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट अबॉलिश करें, उस पर बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं काउ प्रोटेक्शन, जैसे आजकल हो रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाओ, जी, तो राम मंदिर बनाने से कोई बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी, भुखमरी दूर हो जाएगी। आपकी प्रायोरिटी है कि राम मंदिर बनाओ, है आपकी प्रायोरिटी है कि गो रक्षा। इससे ये नहीं, तो जनता को बेवकूफ बना। जी, आपका देखिए, पहली चीज आपको समझना चाहिए आपका राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है, जो मैंने आपको शुरू में कहा था। इस पे आपका क्लियर कट समझ होनी चाहिए, वरना आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। वो बहुत सरल सी चीज है जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि आपका राष्ट्रीय उद्देश्य है कि इस देश से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई और स्वास्थ्य लाभ अभाव, अच्छी शिक्षा का, इन सबको खत्म करना। अभी ये हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य है। जी, अभी दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ये लगातार कह रही हैं कि इस पूरे समाज में दोनों पार्टियां अपना अपना श्रेय लेने के लिए कि बाबा साहब हमारे लिए बड़े हैं और वो हम रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, वो कह रहे हैं नहीं हम बढ़ाएंगे, आप झूठ बोल रहे हो। और अभी क्योंकि जातिगत जनगणना होने की बात हो रही है सर, और इस बीच में आप ये भी बात चल रही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा, लागू किया जाएगा। आपके क्या विचार हैं सर? जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसके आप बहुत मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। कास्ट में बिल्कुल कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, चाहे एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या नौकरियों में। हाँ, जो गरीब बच्चा है, मानिए वो किसी भी जात का हो, चाहे गरीब तो दलित भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, कोई भी गरीब बच्चा है जिसके माँ बाप उसके स्कूल की किताब खरीद नहीं सकते हैं, पैसा नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट को फ्री देनी चाहिए किताबें, ताकि ही एंजॉय द इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड एज कंपेयर टू बॉयज फ्रॉम रिच पेरेंट्स। उस बच्चे को आप यानी कि जो गरीब बच्चे हैं उनको उनको मदद मिलनी चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और गरीब किसी भी जात और धर्म का हो, सिर्फ दलित नहीं, ब्राह्मण भी कई गरीब हैं, राजपूत भी कई गरीब हैं, बनिया भी कई, जो भी गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है किताबें, स्कूल की किताब खरीदना, उनको स्टेट फ्री किताबें देना चाहिए। बट अदरवाइज देखिए, ये कास्ट रिजर्वेशन इज नथिंग बट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। देखिए मैंने कई बार कहा, मुझे बुलाया गया एक बार जालंधर में, एक वो ऑर्गेनाइजेशन है अम्बेडकर इंस्टीट्यूट या क्या, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है दलितों का। पंजाब में कम से कम 25-30% आबादी दलित है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा, उन्होंने फ़ोन किया जालंधर से मुझे, मैं दिल्ली में था। मैंने कहा देखिए एक चीज़ है, मैं आऊँगा तो जो मेरे मन में बात है मैं कहूँगा, अगर आप मुझे ये आज़ादी देंगे तब तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। बोले नहीं। मैंने कहा पहले अपने आप मैनेजिंग कमेटी से पूछ लीजिए कि कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं, मैं अपनी बात कहूँगा। तो उन्होंने पूछा और 1 घंटे के बाद कहा कि नहीं मैंने बात कर ली। उन्होंने कहा आइए। मैं पहुँचा तो बहुत बड़ा जलसा हुआ, कम से कम 8-10 हज़ार, बहुत बड़ा ग्राउंड था। उसमें मेरे ख्याल में 80-90% दलित थे, मगर और भी लोग होंगे। मैंने कहा देखो, मैं कास्ट रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ, मैं बताना चाहता हूँ क्यों। एक तो मानिए सारी नौकरियां और सारे स्कूल में एडमिशन सब दलितों को दिया जाए, मगर कितने दलितों को मिलेंगी? नौकरियां ही कितनी हैं, कुछ लाख नौकरियां हैं, और तुम लोग 25 करोड़ हो, तो हार्डली 0.1 या 0.01% दलितों को लाभ मिलेगा रिजर्वेशन से। इवन अस्यूमिंग 100% जॉब्स दे दी जाए दलितों को, है ही कितनी जॉब्स? तो ये तुमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि सब दलितों को फ़ायदा हो जाएगा रिजर्वेशन से, जबकि मुश्किल से 0.1 या 0.01% दलितों को फ़ायदा होगा, क्योंकि है ही नहीं नौकरियाँ। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे मगर हैं। तुमको बेवकूफ़ बना दिया गया, सबको नौकरियाँ मिलेंगी।
दूसरी चीज मैंने कहा देखो, ये तुमको दे दी गई नौकरी या स्कूल में एडमिशन, हालांकि तुम मुश्किल से 40% मार्क्स पाए हो, और जो अपर कास्ट का लड़का 90% पाया है उसको नहीं दी जा रही, तो क्या उसके दिल में ये नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा कि हम तो 90% पाए, हमको नहीं एडमिशन या नौकरी दी गई, और जो 40% पाया? तो ये क्या डिवाइड एंड रूल नहीं हो रहा है? जो पॉलिसी रूलर्स की होती है, डिवाइड, जनता को डिवाइड करो, क्या उसको बढ़ावा नहीं मिल रहा है? मैंने कहा देखो, ये सब पॉलिटिक्स है तुम लोग को बेवकूफ़ बनाने की, और वो जो रिजर्वेशन होता है उसमें भी क्रीमी लेयर को दिया जाता है, यानी असल में जो कलेक्टर साहब का बेटा, दलित कलेक्टर साहब, उनके बेटे को मिल जाएगा, या मंत्री जी के रिश्तेदारों को मिल जाएगा, गरीब दलित वहीं का वहीं गांव में रह जाएगा, कुछ कुछ उसको लाभ नहीं मिलेगा, मगर ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि सब दलितों को लाभ। ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। जी तो लिहाजा मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, मैंने कभी ना वोट दिया है, ना कभी मैं इलेक्शन लड़ा है, ना लड़ूंगा। जी और मैं बल्कि पार्लियामेंट्री में डेमोक्रेसी के खिलाफ हूँ, जी। क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है इसी पे, कास्ट और कम्युनल वोट बैंक पे, जो फ्यूडल फोर्सेस है। आर्टिकल 334 की भी बात होती है कि कुछ समय के लिए था ये रिजर्वेशन, और अभी ऐसा लग रहा है कि अब शायद इसको मतलब इसके बारे में बात करना भी पार्टी की हार का कारण हो इस सकता है। व्यवस्था में ये नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसी पे पॉलिटिक्स चलती है, वोट बैंक। ये तो जब तक कोई क्रांति ना हो, देखिए इस मुल्क की समस्याओं का समाधान है क्रांति। जो मैंने कहा ना कि हमको अपने देश का परिवर्तन करना, पिछड़े देश से एक आधुनिक राष्ट्रीय महान औद्योगिक राष्ट्र बनाना है, वो संभव हो सकता है क्रांति से ही। वो ये हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से संभव नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है कास्ट और कम्युनल वोट बैंक्स पे, सब जानते हैं। और कास्ट ऑफ कम्युनिज्म फ्यूडल सामंती शक्तियां हैं, जिनका विनाश करना जरूरी है अगर देश को तरक्की करना है, मगर ये उसको और मजबूत करती हैं चुनाव। और चुनाव होता रहता है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है या तैयारियां होती रहती हैं। जैसे बिहार में अभी अक्टूबर में चुनाव है, तो लिहाजा हमेशा माहौल बना रहता है चुनाव का। और चुनाव जीतने का तरीका क्या है? पोलराइज करो सोसाइटी को, नफरत फैलाओ कास्ट और कम्युनल लाइन में, जो नेता लोग करते हैं। नेता लोगों को कोई देश से वास्तविक प्रेम तो है नहीं, वो तो सत्ता चाहिए और पैसा चाहिए, तो कैसे देश का तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सर रिजर्वेशन भी एक पार्ट प्ले करता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में? बिल्कुल, अरे पूरा है ही ये। मैंने अभी आपको बताया, रिजर्वेशन का पर्पस है वोट पाना, वोट बैंक, कास्ट वोट बैंक, और क्या। एक और कानून की बहुत बात होती है सर, और पिछले सालों में हमने देखा भी है कि उसका बहुत दुरुपयोग की बातें होती हैं सर, यूएपीए। आप कैसे देखते हैं इस कानून को? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल लगता है सर आपको ये कानून यूएपीए? देखिए, ये बिल्कुल गलत कानून है। ये इसका बहुत दुरुपयोग होता है। जो सत्ता के खिलाफ बोले उसको पकड़ के ये कानून लगा दिया जाता है, या सेडिशन लॉ वगैरह। जबकि इसमें देखिए, जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 में, उसके कुछ महीनों बाद ही फैसला आया जिसका नाम था रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की बेंच थी। उन्होंने कहा कि जनता को अधिकार है सरकार की आलोचना करना, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र में अधिकार होता है सरकार की आलोचना करने का। ये 1950 से कहा गया, और लगातार कई फैसले आए, और हाल में पिछले साल फैसला आया जावेद अहमद, जिसमें यही बात रिपीट करी गई। तो लोकतंत्र में जनता को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है, मगर आप करिए तो ये कानून यूएपीए लगा देते हैं या सेडिशन, ये सब करके अंदर कर लेते हैं। जी तो बिल्कुल गलत चीज़ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। जी, ठीक है। पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है सर। यूएपीए एक सज्जन, एक स्टूडेंट, मैं कहूँगा यूएपीए एक स्टूडेंट पर भी लगा, उमर खालिद, और वो अभी जेल में है काफ़ी टाइम से सर। क्या आप देखते रहते हैं, आप क्योंकि जुडिशरी को समझते हैं सर, कुछ एनलाइटन करना चाहेंगे हमें? भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा उमर खालिद के खिलाफ इल्ज़ाम क्या है? देयर इज नथिंग अगेंस्ट हिम, और 6 साल से वो बंद है, और वो उसकी बेल एप्लीकेशन
एडजर्न होती जाती है, जबकि उसका एक ही जुर्म है कि वो मुसलमान है। इसके अलावा क्या है उसके खिलाफ बताइए। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्यों उसको पीएचडी है, जेएनयू का पीएचडी, ठीक है, लेफ्टिस्ट व्यूज का तमाम लोग हैं, मगर उसने कोई जुर्म नहीं किया। अब ये दिखाता है क्या, यहाँ देखिए एक चीज़ है, तभी मैं न्यायपालिका की आलोचना करता हूँ कि न्यायपालिका का एक फर्ज होता है, solemn duty to protect the rights and liberties of the people। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ड्यूटी है, इट इज़ द गार्डियन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल। मगर कहाँ निभा रही है वो अपनी ड्यूटी? तमाम लोग पड़े रहते हैं जेल में सालों, कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल। उनके दो साथी और थे सर, कन्हैया और शहलाज, इनके बारे में बहुत जब हाईलाइट हुआ था मैटर उनका, तभी मैंने आपका पढ़ा था, और तब मैं शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था कि आप क्या बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कन्हैया कांग्रेस में चले जाते हैं, शैला जो है वो अब बीजेपी के साथ हैं। अरे अपॉर्चुनिस्ट है ये लोग, मौका परस्त लोग थे, और जेएनयू के ज़्यादातर लोग मैंने ऐसे ही पाए हैं। कहने को तो बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान का ये वो, मगर उसके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में मुझे ऐसे ही लगे। फ्रॉड कहा था आपने। फ्रॉड तो निकले, साबित हो गए। कन्हैया कुमार बड़े क्रांतिकारी बने बैठे थे, कम्युनिस्ट थे, कूद के आ गए कांग्रेस में जी। और शीला रशीद का क्या किया उन्होंने, अब सब जानते हैं। टोटली सेल्फिश एंड अनपेट्रियोटिक। मुझे एक नहीं मिला जो वास्तव में, अब ये कन्हैया कुमार है, अब नेता बन, ये बड़े क्रांतिकारी बने बैठे थे, मालूम हो गया क्या है। जी। मुझे युवा पीढ़ी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं युवा हूँ, 79 साल का हूँ, मैं 25 साल की उम्र का हूँ, क्योंकि मैं देश के लिए सोचता। ये लोग कभी सोचते, ये तो चाहते हैं कि आराम की जिंदगी मिले अपना डिग्री पाने के बाद। कोई देश से प्रेम है लोग, वास्तविक देश से प्रेम? बातें बड़ी लच्छेदार करना आसान है। बड़ी मोहब्बत है सर आपको उर्दू से, और इत्तेफाकन मुझे भी बहुत मोहब्बत है सर उर्दू के साथ में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो ये सोचते हैं, जो कहते रहते हैं कि यार उर्दू तो मुसलमानों की भाषा है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये उर्दू जो थी आज़ादी के पहले तक, ये सबकी भाषा थी, पढ़े लिखे लोगों की, एजुकेटेड क्लास की भाषा थी, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख। आप अपने दादा से पूछ लीजिए, वो सब उर्दू ही पढ़ते लिखते थे। मेरे बाप दादा सब उर्दू ही पढ़ते लिखते थे। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा था कि वो सारे अपने भाषा उर्दू में लिखते हैं, सबकी भाषा थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की भाषा थी? इट वॉज सब लोगों की भाषा थी। आम जनता की भाषा तो अनएजुकेटेड वो थी, खड़ी बोली, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी। देखिए, हिंदुस्तानी और हिंदी में बड़ा फ़र्क है। हिंदी तो एक फर्जी कृत्रिम आर्टिफिशियल क्रिएटेड लैंग्वेज है, कोई भाषा नहीं। आम आदमी की भाषा हिंदी नहीं है, हिंदुस्तानी है, खड़ी बोली, जिसमें आपसे बोल रहे। क्या फ़र्क है हिंदुस्तानी और हिंदी में? हिंदुस्तानी में कहेंगे उधर देखो या उधर देखिए, हिंदी में कहेंगे उधर अवलोकन कीजिए। कोई आम आदमी कभी कहता है अवलोकन? हुआ क्या कि देखिए, अगेन, ये जो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, उसी के तहत ये आइडिया, ये प्रचार किया गया विचार का कि हिंदी भाषा हिंदुओं की, उर्दू भाषा मुसलमानों की। हिंदी कोई भाषा थी नहीं, हिंदुस्तानी थी आम आदमी की भाषा। एक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो अंग्रेज़ों के दलाल थे। उनका काम था वही फूट डालो राज करो, जो नीति अंग्रेज़ों की थी। तो उनका काम क्या है, ऐसी ऐसी भाषा बनाओ, कहो कि ये हिंदुओं की भाषा। तो वो ही इन्होंने द फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर। अच्छा, अब क्या किया इन लोगों ने, जो ये हिंदी वाले थे, जो हमारी बोलचाल की भाषा में, यानी हिंदुस्तानी में जो फारसी अरबी के लफ्ज़ आ गए थे और आम आदमी बोलता था, उनको चुन चुन के हटा के उनके जगह संस्कृत वर्ड डालें जो कोई समझ ही नहीं पाता। जैसे फॉर एग्जांपल ज़िला शब्द, डिस्ट्रिक्ट, ज़िला सब जानते हैं, क्योंकि फारसी था तो उसको हटा के जनपद कर दिया। हाँ, इसलिए हज़ारों लफ्ज़। एक बार मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज था, तो एक वकील साहब, उन्होंने पिटीशन फाइल करी मेरे सामने, उसमें लिखा था प्रतिभू आवेदन पत्र। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले बेल एप्लीकेशन। मैंने कहा बेल कहो या जमानत कहो, सब समझते हैं। मगर उन्होंने अब एक नकली शब्द बना दिया। अब देखिए, ये गलत ख्याल है कि विदेशी भाषा के शब्द आपके भाषा में आ जाएं
तो आपकी भाषा कमज़ोर हो जाती है। हकीकत है कि और मजबूत हो जाती है और शक्तिशाली हो जाती है। जैसे अंग्रेज़ी में फ्रेंच के बहुत सारे शब्द आए, जर्मन के आए, अरेबिक के आए, उर्दू के के आए, बहुत सारे भाषाओं के शब्द आए। उससे अंग्रेज़ और शक्तिशाली हुई, कमज़ोर नहीं होती है। तो हमारे आम आदमी की जो भाषा थी हिंदुस्तानी या खड़ी बोली, उसमें तमाम फ़ारसी अरबी के लफ्ज़ आ गए थे, उससे और मजबूत हुई हमारी भाषा। मगर अब आप हिंदी वाले हैं, आपने कहा हटाओ ये सब शब्द, ये विदेशी शब्द हैं, तो चुन चुन के आप हटाने लगे। अब उसमें एक बार मैं चलने निकला था भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसा, तो वो कैंटोनमेंट के पास मेरा घर था, ऑफिशियल हाउस, तो वहाँ एक बोर्ड पे लिखा था प्रवरण केंद्र। मैं समझ नहीं पाया प्रवरण केंद्र क्या। उसके नीचे था भर्ती, यानी भर्ती दफ्तर, आर्मी फौज में भर्ती का दफ्तर। तो मैंने कहा भर्ती दफ्तर लिखो सब समझेंगे, या तो प्रवरण केंद्र, यानी आप जानबूझ के दफ्तर शब्द आपको लगता है कि फ है तो फारसी वो नहीं रखने लेने। तो ये सब जो हिंदी एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज, कृत्रिम भाषा बनाई गई। हिंदी कोई भाषा नहीं है, भाषा हिंदुस्तानी है आम आदमी की, और उर्दू थी पढ़े लिखे लोगों की। जी। एक चीज मैं आपसे सर समझना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी इस देश में थोड़े सेक्युलर बचे हुए हैं उनको आप हिम्मत दें और उनसे बात करें, इस आप जो भी जवाब देंगे उसके जरिए। इतनी सारी रिलीजन, इतनी लैंग्वेजेस, इतनी कास्ट, इतने एथनिक ग्रुप वगैरह, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, किसी के कॉकेशियन फीचर्स हैं, किसी के मोंगलॉइड फीचर, नॉर्थ ईस्ट वालों के मोंगलॉइड फीचर्स हैं। यहाँ हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी बहुत है, क्योंकि दिस इज द कंट्री इमिग्रेंट्स। जो इमिग्रेंट्स आते थे 10,000 15,000 से जो आ रहे हैं, वो अपने अपने रीत रिवाज, अपने मज़हब, अपनी भाषा, तौर तरीके लेके आते थे। ये एक्सप्लेन करता है आपकी डाइवर्सिटी, कितना भयंकर डाइवर्सिटी आपके। तो एक ही नीति चल सकती है हिंदुस्तान में, इसको एकजुट रखने के लिए और आगे प्रगति के रास्ते में ले जाने के लिए। वो नीति है महान सम्राट, मुगल सम्राट अकबर की, जिसको कहते हैं सुलह कुल। सुलह कुल मीन्स गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज। दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस। और इसीलिए मुगल एम्पायर इतना लंबा चला, 300 साल। क्यों? क्योंकि इट वॉज इंक्लूसिव, सबको साथ लेके चलता था। अकबर के अपने दरबार में हिंदू बहुत हाई पोस्ट पे थे, जैसे राजा टोडरमल वॉज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर। सारा फाइनेंस मुगल एम्पायर कंट्रोल करते थे राजा टोडरमल। और बीरबल मान सिंह बड़े मशहूर जनरल थे, सबको इज्जत दी जाती थी। तो ये कंट्री का जो वेरी आइडेंटिटी और नेचर है कि इट इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, बिकॉज इट इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेकुलर, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक पीस ऑफ पेपर है, कागज का टुकड़ा है। हकीकत क्या, इधर कोशिश की गई इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की। अब अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो नॉन हिंदू इंफीरियर हो गए, वो नीच हो गए। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, नागा, मिजो, ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं, वो कहेंगे हम हिंदुस्तान छोड़ते हैं, हमको आप नीच मानते हैं क्योंकि अब हिंदू राष्ट्र हो गया और हम क्रिश्चियन, तो हमारी अपनी इज्जत है, हम नहीं ऐसे देश में रहेंगे, हम सिसीट कर रहे हैं। कश्मीरी मुस्लिम है मोस्टली, वो कहेंगे हम भी नहीं रहेंगे इस मुल्क में। सिख लोग खालिस्तान मूवमेंट में, यानी इस देश के और बंटवारे होंगे, टूट जाएगा देश, ये चल ही नहीं सकता है। आपको इस देश का आइडेंटिटी है, नेचर है, स्पिरिट है कि इट इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, तो सबको साथ लेके चलना होगा। यू हैव टू बी इंक्लूसिव। जी। आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो टूट जाएगा मुल्क। तो कहने इसीलिए मैं आपने जो सवाल पूछा, देखिए ये कंट्री का नेचर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप लोगों को शायद नहीं मालूम हो, 1857 के पहले कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं था हिंदुस्तान में। 1857 के पहले हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से रहते थे गाँव में और शहरों में, और बड़ा भाई बहन जैसे बर्ताव था, एक दूसरे के साथ मदद करते थे एक दूसरे की, और एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते थे। जैसे हिंदू शिरकत करते थे ईद मुहर्रम में, मुसलमान शिरकत करते थे होली दिवाली में। 1857 में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप कोई कम्युनल राइट नहीं सुनेंगे 1857 के पहले। हाँ ये सही है कि जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे उन्होंने कई हिंदू मंदिर तोड़े, सही बात, जैसे कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा,
बात सही है। और भी इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई हिंदू मंदिर तोड़े, मगर जो इन्वेडर्स के जो वंशज हुए, डिसेंडेंट, जैसे बाबर इन्वेडर था 1526 में, मगर उसका ग्रैंडसन अकबर तो इन्वेडर नहीं था, वो यहीं पैदा हुआ था, ये जिंदगी भर यहाँ रहा। तो जो लोकल मुस्लिम रूलर्स हो गए, डिसेंडेंट्स ऑफ द इन्वेडर्स, उनकी 80-90% जनता थी हिंदू। तो वो जानते थे अगर हम मंदिर तोड़ेंगे तो रोज बगावत होगा, बवाल होगा, कोई राजा ऐसा नहीं चाहता है, सब अमल चैन चाहते हैं। तो अपने ही हित में उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया, वो ग्रांट्स देते थे हिंदू टेम्पल्स को। इतने दस्तावेज हैं, इतना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, पर्शियन में है ज़्यादातर, थाउजेंड्स ऑफ ग्रांट्स टू हिंदू टेम्पल बाय मुस्लिम रूलर्स। मुगल्स थर्डली सेकुलर, एक्सेप्ट औरंगजेब के बारे में कंट्रोवर्सी है, वो उसमें थी बिगेटरी। अदरवाइज मुगल रूलर्स वो होली दिवाली मनाते थे, नवाब अवध रामलीला ऑर्गेनाइज कराते थे, टीपू सुल्तान 156 हिंदू मंदिरों को एनुअल ग्रांट देता था। तो 1857 में क्या हुआ कि म्यूटिनी हुई, जिसमें हिंदू मुस्लिम साथ मिलके अंग्रेजों से लड़े। उसको दबाने के बाद, कुचल देने के बाद, अंग्रेजों ने तय किया एक ही तरीका हिंदू इंडिया पे कंट्रोल करने का, वो है डिवाइड एंड रूल। सारा कम्युनलिज्म शुरू होता है 1857 से, सारे कम्युनल राइट शुरू होते हैं। उसके बाद क्या होता था, अंग्रेज कलेक्टर रात को बुलाता था चुपके से, पंडित जी को पैसा देता था और कहता था कल मुसलमानों के खिलाफ बोलो, या मौलाना साहब को बुलाता था रात को चुपके से, पैसा देता था और कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलो। फिर एजेंट प्रोवोकेटियर हायर किए गए, जिसको किराए का टट्टू कहते हैं, जो क्या करते थे कि कोई गाय काटी, रातों रात किसी मंदिर में फेंक दिया और दीवार पे लिख दिया अल्लाह अकबर। तो सवेरे हिंदू लोग जगेंगे, ये पढ़ेंगे और सोचेंगे सारे मुसलमान बदमाश होते हैं। या कोई सुअर काट के मस्जिद में फेंक दो रातों रात और दीवार पे लिख दो जय श्री राम, तो सवेरे मुसलमान जगेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे सारे हिंदू। अभी भी यही हो रहा है। ये पॉलिसी ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड, जो अंग्रेजों ने आर्टिफिशियल, ये कम्युनलिज्म आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। 1909 में मिंटो मॉले रिफॉर्म्स आया 1909 में, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट था कि हिंदू कैन ओनली वोट फॉर हिंदू कैंडिडेट, मुस्लिम कैन वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट, अगेन डिवाइड एंड रूल। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई गई। अरे यूनिवर्सिटी कैसे हिंदू और मुस्लिम हो सकती है? यूनिवर्सिटी मीन यूनिवर्सल, सबके लिए, मगर लड़वाना है हिंदू मुसलमानों। फिर ये आइडिया कि हिंदी भाषा हिंदुओं की, उर्दू भाषा मुसलमानों की, ये अगेन डिवाइड, जबकि हकीकत है कि उर्दू सभी की पढ़े लिखे लोगों की जुबान थी। तो ये जहर बोते बोते सन 47 में बंटवारा हुआ, जो बिल्कुल फ्रॉड था। तो पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, इट इज़ अ फेक कंट्री, इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इज बाउंड टू रीयूनाइट विद इंडिया। भाई पाकिस्तान क्या है? पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, ये सब हिंदुस्तान के हिस्से थे 500 साल से, मुगल बादशाह अकबर के ज़माने से। मेरे तमाम पाकिस्तानी दोस्त हैं, मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ हिंदुस्तानी में, वो हिंदुस्तानी में मुझसे बात, वो भी जानते हैं। हम एक ही, देखिए कल्चर, जो संस्कृति होती है, कल्चर इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन लैंग्वेज, नॉट ऑन रिलीजन। तो हम लोग की कॉमन लैंग्वेज है हिंदुस्तानी, वी शेयर द सेम कल्चर। तो एक दिन रीयूनाइट हो गए। ये तो अंग्रेजों की चाल से, पूरा खेल ये था कि इंडिया शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। ये डेवलप कंट्री का खेल आज भी चल रहा है, क्योंकि देखिए एक चाइना ने नाक में दम कर रखा है, दूसरा चाइना एक डेवलप कर जाए तो उनकी वेस्टर्न इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएंगी। भारत का परिवर्तन इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट नहीं हो तो कैसे वो रोकेंगे? कैसे रोकते हैं? रोकने का तरीका कि हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, कास्ट बेसिस पर लड़वाओ, लैंग्वेज बेसिस। जो खेल चल रहा है सन 47 में, जैसे बंटवारा क्यों हुआ था, यही कि हिंदू मुस्लिम लड़े, वो टू नेशन थ्योरी बनाई गई जी। ये 22 अप्रैल सन 2025 में जो पहलगाम में अटैक हुआ, जिसमें 26 हिंदू सेलेक्टिवली मारे गए। अब किसने मारा वो तो जंगलों में भाग गए, हमको मालूम नहीं, पाकिस्तानी से, हिंदुस्तानी से, हथियार किसने दिए, मास्टरमाइंड कुछ, ये सब कुछ नहीं भाई। मैं इतना बिल्कुल ऑब्वियस है कि उद्देश्य था कि हिंदू मुसलमानों में नफरत बढ़े, क्योंकि अगर हिंदू ही मारे जाएंगे सेलेक्टिवली तो बाकी हिंदुस्तान के हिंदू समझेंगे कि मुसलमान बदमाश होते हैं। यही खेल चल रहा है। 90% लोग जब वोट डालने जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, क्रिमिनल है, नॉन क्रिमिनल। सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे
जात बिरादरी पे आप वोट डाल देते हैं। इसीलिए इतने क्रिमिनल्स हैं आपके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन में। आपकी सब वो पंडित जी हैं, अब हम तो कमल को वोट देंगे, जो हो जाए। यादव जी हैं, हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, या जो हो जाए। तो लिहाजा ये तो आपकी लोकतंत्र है। तो क्या मैं आपको बेवकूफ ना कहूँ? मैंने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया, आई विल नेवर वोट। मेरे वोट का मतलब क्या? कुछ नहीं मतलब है। जब 2 लाख यादव वोट पड़ गए, 2 लाख मुस्लिम वोट पड़ गए, 2 लाख दलित वोट पड़ गए, भेड़ बकरी जैसे, तो भैया मैं मेरा टू वोट का मतलब क्या है? इट मीन नथिंग। मैं अपना समय बर्बाद क्यों करूं? ये इतनी भयंकर जात व्यवस्था है। देखिए, ये बड़ा पिछड़ा मुल्क है। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं गया था, मुझे देहरादून यूनिवर्सिटी ने बुलाया था एक टॉक देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो बड़ा खचाखच हॉल भरा था, 400-500 कुर्सियां थी और 150 लोग खड़े थे। मैंने उसमें एक चीज़ कहा कि ये जो फ्रंट रो पे बैठे हैं प्रोफेसर, बढ़िया टाई सूट पहने और अमेरिका से पीएचडी और लंदन से, मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा कि इनके खोपड़े में गोबर भरा है। यही लफ्ज़ है, आप देख लीजिए यूट्यूब। मैंने कहा इनसे एक सवाल पूछिए, इनकी लड़की अगर दलित से शादी करना चाहे तो राजी होंगे? एक नहीं होगा, कई तो कत्ल करवा देंगे, ऑनर किलिंग करवा देंगे, क्योंकि दलित को नीच मानते हैं। मैंने कहा मैंने साबित कर दिया। आपके खोपड़े में अगर जातिवाद भरा, जातिवाद गोबर है। आप होंगे बड़े पीएचडी अमेरिका से लेके आए, डिग्री, बढ़िया सूट पहने, सब, इससे मैं इंप्रेस नहीं होता हूँ कि आप पीएचडी अमेरिका से। सवाल है आपके खोपड़े में क्या भरा? जातिवाद भरा हुआ है। चलिए, बहुत कुछ कह दिया आज। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम लोगों को डांटते रहिए, सिखाते रहिए, मार्गदर्शन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी हमसे जुड़ने के लिए।